नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परिष्कार वर्ल्ड में। मैं निर्मल सिंह इतिहास विभाग से लेकर आया हूं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां दोस्तों, मॉडल टेस्ट पेपर जिसमें हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू होंगे जो कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। तो साथियों, मेरे प्यारे रीट लेवल 2 की तैयारी करने वाले सभी भावी अध्यापकों, हो जाइए तैयार इतिहास पढ़ने के लिए और फिर इतिहास रचने के लिए। जी हां दोस्तों, पढ़ेंगे इतिहास, रचेंगे इतिहास। तो आज हम इतिहास का मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं। यह है मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट। ठीक है साथियों, तो देखते हैं हम इसमें पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। जी हां दोस्तों, ये प्रश्न इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने लिया है और यहां पूछा गया है कि कहां से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। एक तो है बनावली, उसके बाद है कालीबंगा, फिर शर्तुघई और मोहनजोदड़ो। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर है शर्तुघई। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो अपने कृषि का जो काम था वह कुओं के माध्यम से होता था, यानी सिंचाई कुओं या फिर जलाशयों के माध्यम से होती थी। लेकिन अपवाद स्वरूप दोस्तों, जी हां, अपवाद स्वरूप शर्तुघई में हमें नहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। नहरों के साक्ष्य मिलते हैं यहां से शर्तुघई से। ये जो शर्तुघई है ये कहां है? ये है दोस्तों अफगानिस्तान में। कहां है ये दोस्तों? अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान से हमें शर्तुघई प्राप्त होता है और यहां से हमें नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या में हम देखते हैं आगे। देखिए, हमने सबसे पहले ऑप्शन देखा बनावली। तो बनावली से हमें मिले हैं दोस्तों मिट्टी का बना एक हल, हमें यहां से प्राप्त होता है। इसके अलावा बनावली से हमें शुद्ध जौ के जो बीज हैं या फिर सरसों के जो ढेर हैं वह भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन था हमारा कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो साथियों उसका भी जवाब होगा कालीबंगा, क्योंकि यहां से मिले कुछ मकानों में हमें दरार मिलती है, तो जिससे अनुमान यह लगाया जाता है कि यहां भूकंप से इसका विनाश रहा होगा। ठीक है साथियों, उसके बाद हमने तीसरा ऑप्शन देखा था शर्तुघई, जहां हमने देखा था कि शर्तुघई में नहरों के साक्ष्य मिले हैं और इसी के साथ शर्तुघई में हमें पूर्ण विकसित बस्ती के भी अवशेष मिलते हैं। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में यह स्थल है शर्तुघई, यहां से हमें नहरों के साक्ष्य मिलते हैं, साथ साथ हमें पूर्ण विकसित बस्ती के भी अवशेष मिलते हैं। और लास्ट में हमने देखा था मोहनजोदड़ो। जी हां दोस्तों, और मोहनजोदड़ो से कुएं मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यहां से लगभग 700 कुएं यहां से खुदाई में हमें मिले हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पुजारी का सिर हमें मिले हैं। देखिए, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पुजारी की मूर्ति हमें मिलती है। देखिए दोस्तों, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सबसे पहली बात तो इस कांस्य नर्तकी मूर्ति से हमें यह पता चलता है कि यह मूर्ति है कांसे की, यानी कि यह जो सभ्यता थी साथियों, यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांसे की मूर्ति होने से मतलब है कि यहाँ के जो लोग थे वह टेक्नोलॉजी में दोस्तों विकसित हो चुके थे। कांसा बनता है दोस्तों तांबा और टिन के मिश्रण से, तांबा प्लस टिन के मिश्रण से बनता है कांसा। ठीक है साथियों, और यहाँ के लोगों ने जो धातुओं को मिश्रण करने की जो कला थी वो सीख ली थी। ठीक है, इसके अलावा हम इस मूर्ति से भी बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि इस नर्तकी की मूर्ति यानी कि डांसिंग गर्ल ने गले में हार पहना हुआ है, हाथों में चूड़ियां हैं, पीछे जूड़ा किया हुआ है। तो यहाँ की जो परंपरा है, वहां महिलाएं जो है वह श्रृंगार करती थी। हमें चहुंदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिलते हैं साथियों। देखिए साथियों, सब कुछ यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं अब वह भी साथ साथ नोट करते रहिएगा, आपके एग्जाम की तैयारी को ये मजबूत करेगा। तो देखिए, यहां से हमें देखने को मिलते हैं कि जो महिलाएं हैं वह श्रृंगार करती थी। चहुंदड़ों से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से हमें 6 लड़ी वाला मनकों का सोने का एक हार मिला है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वह सजने संवरने में वर्तमान की महिलाओं से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं थी। अब देखिए, साथ ही में ये पुजारी की जो मूर्ति मिली है यह भी हमें बहुत कुछ बताती है। देखिए, पुजारी जी ने ये शॉल ओढ़ रखा है, इस शॉल में हमें फूल देखने को मिलते हैं, पुष्प देखने को मिलते हैं, ये डिजाइनदार। तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के जो लोग सादा वस्त्रों के साथ साथ डिजाइनदार वस्त्र भी पहनते थे। इसके अलावा देखिए, ये दाढ़ी इन्होंने रखी हुई है, तो इससे यह अनुमान लगता है कि यहाँ के पुरुषों में दाढ़ी रखने का भी रिवाज था। तो दोस्तों, नर्तकी की मूर्ति और पुजारी की मूर्ति, इसके अलावा भी मोहनजोदड़ो से हमें वृहद स्नानागार मिले हैं, यानी कि विशाल स्नानागार, जिसे कि मोर्शल महोदय ने अद्भुत इमारत की संज्ञा दी है। इसके अलावा वृहद अन्नागार मिले हैं, जिससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, जो कृषि है, यानी कि अनाज जो है वह अतिरिक्त उत्पादन होता था, यानी कि अधिशेष उत्पादन होता था। इसका भी अनुमान हम इससे अन्नागारों से लगा सकते हैं। और जो अन्नागार है वही मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। चलिए
अब देखिए यही है इस क्लास का सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है वह यही है कि प्रश्न एक है लेकिन उसकी जानकारी, एक प्रश्न से हमें बहुत सारी जानकारी यहां मिल गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध के देवता कहा गया, युद्ध का देवता समझा जाता है? जी हां दोस्तों, ऋग्वेद में किसे युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है अग्नि को, इंद्र को, नासत्य को और वरुण को। तो देखिए इसका आंसर सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा इंद्र। जी हां दोस्तों, इंद्र को ही पुरंदर कहा गया है। पुरंदर यानी कि पुरों का नाश करने वाला, दुर्गों का विनाशक, नाश करने वाला इंद्र को। और इंद्र का बहुत ही महत्व था, इसका हमें पता चलता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में लगभग 250 बार, जी हां दोस्तों 250 बार हमें जिक्र मिलता है इंद्र का। इसके अलावा अग्नि का भी हमें लगभग 200 बार जिक्र मिलता है, अग्नि का। और नासत्य और वरुण, दोस्तों नासत्य यानी कि अश्विन देवता और वरुण यह भी आकाश से संबंधित देवता थे। तो ऋग्वेदिक काल में हमें बहुदेववाद दिखाई देता है प्रारंभ में। आगे चलकर बहुदेववाद को चुनौती भी मिली, लेकिन प्रारंभ में हम देखते हैं कि यहां हमें बहुदेववाद देखने को मिलता है। एक परंपरा है दोस्तों, एक अवधारणा है हिनोथिज्म की। देखिए हिनोथिज्म की एक अवधारणा है, हिनोथिज्म। ये हिनोथिज्म की अवधारणा दी है मैक्स मूलर ने। जी हाँ दोस्तों, जर्मन के विद्वान मैक्स मूलर ने यह अवधारणा दी है। हिनोथिज्म की जो अवधारणा है यह मैक्स मूलर द्वारा दी गई है। इस अवधारणा के अकॉर्डिंग, इस अवधारणा के अनुसार यह है कि जिस भी देवता को हम मानते हैं, जिस भी देवता की हमें आवश्यकता होती है, उसे ही हम सर्वोच्च मानते हैं। यानी कि हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है उसी समय हम उस देवता को पूजते हैं और उसे ही सर्वोच्च मानते हैं। इसे ही हिनोथिज्म की अवधारणा कहते हैं। जैसे कि यदि हमें वर्षा की आवश्यकता है तो हम इंद्र देवता को पूजेंगे और उसी को ही हम सर्वोच्च मानेंगे। तो ऐसी कुछ परंपरा, हिनोथिज्म की जो परंपरा है, यह भी ऋग्वैदिक काल में रही थी, ऐसा मानना है मैक्स मूलर महोदय का। ठीक है साथियों, इसके अलावा देखिए इसकी व्याख्या में हम देखते हैं। देखिए अग्नि की हमने बात की थी कि ऋग्वेद में अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता है, जिससे हमें इस देवता के महत्व का पता चलता है। इंद्र की बात करें तो 250 बार इंद्र का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के अंदर। इसके अलावा नासत्य जो कि एक अश्विन देवता है और यह भी आकाश के देवता माने जाते हैं। और वरुण भी आकाश के ही देवता हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इन 4 नामों को लेने का हमारा क्या उद्देश्य था? देखिए वैसे तो ऋग्वैदिक काल में बहुत से देवता हुए हैं, बहुदेववाद हमें प्रारंभ में देखने को मिलता है, लेकिन मैंने ये इंपॉर्टेंट 4 ही नाम लिए हैं, अग्नि, इंद्र, नासत्य और वरुण। देखिए इसका उद्देश्य क्या है ये आप देखिए यहाँ पर। देखिए बोगज गोई का अभिलेख, जी हाँ दोस्तों बोगज गोई का अभिलेख जो कि 400 ईसा पूर्व का, 1400 ईसा पूर्व का है। 1400 ईसा पूर्व का यह अभिलेख है। इसे एशिया माइनर का अभिलेख भी कहते हैं, यह तुर्की में है। इस अभिलेख से, बोगज कोई के अभिलेख से हमें इन 4 देवताओं के नाम मिलते हैं, अग्नि, इंद्र, नासत्य और वरुण। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बोगज गोई के अभिलेख में किन किन देवताओं के हमें उल्लेख मिलता है। तो इन 4 ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख हमें मिलता है बोगज गोई के अभिलेख में। यह भी हमको याद रखना है, इससे हमें ऋग्वैदिक काल निर्धारण करने में भी बहुत ही सुविधा मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो जो बोगज गोई का अभिलेख है यह 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है और इसमें हमें इन 4 देवताओं का, अग्नि, इंद्र, नासत्य और वरुण का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित विवाह के प्रकारों में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार है? सर्वोत्तम विवाह माना जाता है, यानी कि निम्नलिखित विवाह के प्रकार में से कौन सा जो विवाह का प्रकार है वह सर्वोत्तम माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है देव विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह और आसुर विवाह। देखिए स्मृति साहित्यों के अंदर विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है साथियों, उन सभी 8 प्रकारों को हम आज यहां देखेंगे और पहले देख लेते हैं कि सबसे सर्वोत्तम प्रकार का विवाह कौन सा माना गया। तो देखिए इसका आंसर है ब्रह्म विवाह। जी हाँ दोस्तों, जो वर्तमान में जो प्रचलित प्रथा है ना वही कहलाती है ब्रह्म विवाह। यानी कि अभी वर्तमान में जो विवाह का जो हम देखते हैं, जिसमें पिता द्वारा एक शालीन यानी कि एक अच्छे वर को ढूंढकर कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है, अभी वर्तमान में ऐसी ही प्रथा चलती है और इसे ही कहते हैं ब्रह्म विवाह। ठीक है साथियों, इसके अलावा देव विवाह, गंधर्व विवाह और आसुर विवाह को हम देखते हैं व्याख्या के अंदर। देखिए देव विवाह यानी कि पुरोहित के साथ विवाह करना। साथियों पुरोहित के साथ विवाह करने से मतलब है कि पिता किसी पुरोहित को बुलाते थे, यज्ञ के लिए बुलाते थे और उन्हें यज्ञ संपन्न करने के लिए कार्य दिया जाता था, यज्ञ संपन्न करने का। और जो भी पुरोहित यज्ञ को पूरी विधि पूर्वक अच्छे से यज्ञ को संपन्न करता था, उसी के साथ पिता अपनी कन्या का विवाह कर देता था। तो दोस्तों, और जो यज्ञ है वह देवताओं के लिए किया जाता था और इसीलिए इसे कहते हैं देव विवाह। चलिए नेक्स्ट है हमारा ब्रह्म विवाह, पिता द्वारा वर का चयन करके। यानी कि जो वर्तमान में जो प्रथा चल रही है, पिता वर का चयन करता है और सुयोग्य वर का चयन करता है और अपनी कन्या का विवाह उससे कर देता है। उसके बाद देखिए गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह यानी कि दोस्तों प्रणय विवाह, प्रेम विवाह, जिसे हम कहते हैं लव मैरिज। तो गंधर्व विवाह का भी प्रचलन था। इस गंधर्व विवाह को
यह जो विवाह है यह राजपूतों के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित था, राजपूत काल में बहुत ज्यादा प्रचलित था। इसके अलावा महाभारत काल में भी गंधर्व विवाह बहुत ज्यादा प्रचलन में था। इस गंधर्व विवाह को जो वात्स्यायन है, जिन्होंने कामसूत्र की रचना की, वात्स्यायन हैं, उन्होंने इस गंधर्व विवाह को सबसे पूजनीय विवाह माना है। जी हाँ दोस्तों, पूजनीय विवाह माना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आसुर विवाह, यानी कि कन्या के पिता द्वारा धन लेकर विवाह, यानी कि कन्या का जो पिता है वह वर वालों से, सामने वर पक्ष से धन लेता था और धन के बदले अपनी कन्या को वर से विवाह करता था। तो दोस्तों यह एक प्रकार से हमें मिलती है कन्या की बिक्री, कन्या की बिक्री हमें देखने को यहां मिलती है एक प्रकार से। तो साथियों इसके अंदर हम देखते हैं कि कन्या की बिक्री यानी कि कन्या का मूल्य इसमें हमें देखने को मिलता है। इसलिए जो यह विवाह ये अप्रशस्त विवाह माना जाता है, प्रशस्त विवाह की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए चार विवाह तो प्रशस्त श्रेणी में आते हैं और 4 विवाह अप्रशस्त श्रेणी में आते हैं, ये हम सारे देखेंगे। चलिए, आर्ष विवाह में क्या होता है साथियों, पिता कन्या के बदले वर से गाय व बैल प्राप्त करके विवाह करता है, यानी कि कन्या को वर से विवाह करने से बदले वर से एक गाय या बैल की जोड़ी वह लेता है, यानी कि इस विवाह में गाय बैल की जोड़ी वर द्वारा दी जाती है कन्या के पिता को। देखिए इसे भी पहले ऐसा माना जाता था कि यह जो परंपरा है इसे भी कन्या का मूल्य माना गया, यानी कि गाय और बैल को दिया जाना भी कन्या का मूल्य माना गया है और इसे आसुर श्रेणी में रखा गया है, जिसके अंदर धन लेकर विवाह किया जाता था। लेकिन बाद में इसका विरोध हुआ और हमारे जो हिंदू शास्त्रकारों ने बताया कि यह तो एक प्रकार से उपहार स्वरूप दिया जाता है, गाय और बैल का जोड़ा जो है वह उपहार स्वरूप दिया जाता है, किसी भी प्रकार से कन्या का मूल्य नहीं है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम देखते हैं प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह में क्या होता है, पिता वर से वचन प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पिता वर से वचन प्राप्त करता है कि आप मुझे वचन दो कि मेरी कन्या की आंख में एक बूंद भी आंसू का नहीं आना चाहिए, यानी कि वह वचन देता है, वचन मांगता है उस वर से कि आप दोनों साथ रहोगे, साथ ही साथ दोनों धार्मिक क्रियाकलाप करोगे और बहुत ही साथ साथ खुश रहोगे। और दोस्तों वचन मांगता है और उस समय में वचन की बहुत ज्यादा पालना की जाती थी। कहा जाता है ना दोस्तों, वचन जाए लेकिन प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। जी हाँ दोस्तों, यह प्रथा थी कि जान जाए लेकिन वचन ना जाए, लेकिन वर्तमान में तो बिल्कुल उल्टा है, प्राण नहीं जाने चाहिए, वचन जाए तो जाए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वचन का बहुत ही महत्वपूर्ण होता था वचन। इसलिए इसमें जो पिता है वह वर से वचन मांगता था अपनी पुत्री की खुश रखने के बदले। ठीक है दोस्तों, चलिए राक्षस विवाह बहुत ही, इसके अंदर क्या होता है, बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया जाता है, जो कि अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में आता है। उसके बाद है पेशाच विवाह। सबसे जो बेकार प्रकार का यानी कि सबसे निकृष्ट विवाह जो माना जाता है वह है पेशाच विवाह। छल कपट से विवाह करना, यानी कि किसी सोती हुई कन्या के साथ या फिर किसी बेहोश कन्या के साथ छल कपट से उसके शरीर पर अधिकार कर लेना और उससे विवाह करना ही पेशाच विवाह कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, तो हमने यहाँ स्मृति ग्रंथों के अकॉर्डिंग जो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं उनको हमने अच्छे से यहाँ देखा है। देखिए इसमें देव विवाह, भ्रम विवाह, इसके अलावा आर्ष विवाह और प्राजापत्य विवाह, ये जो 4 प्रकार के विवाह हैं यह प्रशस्त विवाह माने जाते हैं, यानी कि अच्छे माने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा पेशाच विवाह और राक्षस विवाह और आसुर विवाह और गंधर्व विवाह, ये जो विवाह है इन्हें अप्रशस्त माना जाता है। लेकिन गंधर्व विवाह को जैसा मैंने बताया वात्स्यायन ने बहुत ही पूजनीय विवाह माना है, यह उनका मानना था, लेकिन वैसे यह विवाह अप्रशस्त माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विवाह के सारे प्रकार हमने आज यहाँ देख लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन अधिकारी मापतोल का अध्यक्ष था? जी हाँ दोस्तों, यहाँ मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जो अध्यक्ष था वहां हमें देखने को मिलते हैं। देखिए जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें विभिन्न विभागों का वर्णन है। देखिए तीर्थ नाम आता है, एक शब्द आता है तीर्थ। ये जो तीर्थ शब्द है यह अर्थशास्त्र में हमें मिलता है और इसका मतलब ही है विभाग। ठीक है साथियों, अर्थशास्त्र में विभागों को तीर्थ कहा गया है और ऐसे बहुत से विभागों का वर्णन है और उन विभागों के जो विभागाध्यक्ष है, पदाधिकारी है, उनका भी इसमें अर्थशास्त्र में हमें वर्णन मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मापतोल का अधिकारी अध्यक्ष पूछा गया है यहाँ पर, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है पोतवाध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, जो पोतवाध्यक्ष था वह मौर्य काल में मापतोल का अध्यक्ष कहा जाता था, माना जाता था। ठीक है साथियों, इसके अलावा सीताध्यक्ष, आकाराध्यक्ष और पण्याध्यक्ष को भी हम देखते हैं आगे व्याख्या में। तो देखिए सीताध्यक्ष है राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष इसे माना जाता था। ठीक है, राजकीय कृषि विभाग का यह अध्यक्ष था। पोतवाध्यक्ष हमने अभी पढ़ा, मापतोल का अध्यक्ष होता था। इसके अलावा आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था, आकाराध्यक्ष। इसके अलावा देखते हैं पण्याध्यक्ष, तो पण्याध्यक्ष होता था वाणिज्य व्यापार का जो अध्यक्ष है उसे ही पण्याध्यक्ष कहते थे।
विविताध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष, इसके साथ साथ पतनाध्यक्ष यानी कि बंदरगाहों का अध्यक्ष। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण अध्यक्ष है, बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि शीताध्यक्ष का क्या महत्वपूर्ण रोल था, यानी कि अकाराध्यक्ष क्या होता था, तो ये पूछे जाते हैं। तो ये आपको सारे याद करने हैं अच्छे से। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गुप्त अभिलेखों में किसे लिच्छवी दोहित्र, जी हां दोस्तों, लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। लिच्छवी दोहित्र यानी कि लिच्छवी से उत्पन्न। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो काम माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम बहुत ही दूरदर्शी सम्राट था, दूरदर्शी विचारों वाला, दूरदर्शी सोच वाला एक सम्राट था। और इसने लिच्छवियों से संबंध अच्छे करने के लिए, उनकी सहायता के लिए उनके साथ विवाह संबंध स्थापित किए। और चंद्रगुप्त ने लिच्छवी कन्या कुमार देवी से विवाह किया था, जिसकी जो पुष्टि है हमें चंद्रगुप्त के जो कुमार देवी प्रकार के सिक्के हैं, राजा रानी प्रकार के सिक्के हैं, लिच्छवी प्रकार के सिक्के हैं, या फिर विवाह प्रकार के जो सिक्कों का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, उनसे हमें पुष्टि होती है कि इन्होंने लिच्छवी कन्या से विवाह किया था। और दोस्तों समुद्रगुप्त, इसका आंसर हम देख लेते हैं पहले। इसका आंसर आएगा समुद्रगुप्त। देखिए लिच्छवी दोहित्र किसे कहा गया है, तो लिच्छवी दोहित्र कहा गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है या हम उसे कहते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति, जी हाँ साथियों, जिसे हरिशेन ने जिसकी रचना की थी इलाहाबाद प्रशस्ति की, तो उसमें हमें लिखा हुआ मिलता है कि जो लिच्छवी दोहित्र है, जिसे उसमें हमें मिलता है कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, यानी कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। ठीक है साथियों, इसके अलावा इसकी व्याख्या में हम नेक्स्ट जो अगले जो इन शासकों के बारे में वर्णन कर लेते हैं, जानकारी देख लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या चलाया था, गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत कब चलाया था, 319 ईस्वी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 319 ईस्वी के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत चलाया जाता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त, देखिए समुद्रगुप्त ने बहुत से प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिसमें गरुड़ प्रकार का सिक्का है, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का है, अश्वमेघ प्रकार का सिक्का है, परशु प्रकार के सिक्के हैं, व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के हैं, वीणा वादन प्रकार के सिक्के हैं। तो ये जो सिक्के हैं ये समुद्रगुप्त के बारे में हमें बताते हैं, जानकारी देते हैं। जैसे कि वीणा वादन सिक्का उसके संगीत प्रेम को दर्शाता है, व्याघ्र हनन आखेट को दर्शाता है, अश्वमेघ यज्ञ को दर्शाते हैं। देखिए कुछ सिक्के इनके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार के जो सिक्कों का प्रचलन है वह समुद्रगुप्त ने किया था। इसके अलावा देखिए कुछ और सिक्के भी हैं गुप्तकालीन, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि दिनार, देखिए जो दिनार है, दिनार क्या होता था, दिनार स्वर्ण सिक्का होता था, सोने का सिक्का। स्वर्ण का जो सिक्का है, सोने का सिक्का, वह गुप्त काल में दिनार कहलाता था। इसके अलावा देखिए रूपक या फिर रूप्यक, जो भी हो, ये होते थे रजत सिक्के होते थे। ठीक है, और एक हम देखते हैं माशक। ये जो माशक है यह ताम्र सिक्के होते थे। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। दिनार महत्वपूर्ण है, बहुत बारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दिनार सोने का सिक्का होता था, और गुप्त काल में जो दिनार है वह स्वर्ण सिक्का होता था, रूपक जो है रजत सिक्का होता था, और माशक होता था ताम्र सिक्का। ठीक है साथियों, चलिए, तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, परम भागवत की उपाधि ली थी। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने शकों का नाश किया था। शकों का नाश के कारण ही इन्हें आगे चलकर शकारी भी कहा जाता है, और शायद शकों के नाश के कारण ही इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, और लास्ट में बात की थी स्कंदगुप्त की, और हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय होता है, जो कि जूनागढ़ का जो अभिलेख है स्कंदगुप्त का, उससे हमें हूण विजय के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है साथियों, तो ये चारों हमको अच्छे से देखने हैं और इन्हें अच्छे से याद करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं हम। निम्नलिखित संतों में से विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। देखिए साथियों, यहाँ 4 आचार्य हैं और उनका सभी के अलग अलग मत है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि विशिष्टाद्वैतवाद से कौन संबंधित है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा रामानुज। जी हाँ दोस्तों, रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे, महान वैष्णव संत थे। विशिष्टाद्वैत यानी कि ब्रह्म ही सर्वोच्च है, वही पालन करता है, वही सृजन करता है, वही हमारा विनाशक है। ठीक है साथियों, तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के से संबंधित थे। इसके अलावा माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य ने भी अपने अपने मत दिए हैं, हम देखते हैं आगे। देखिए जो रामानुजाचार्य की हमने बात की, ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। इनका जो मत था वह था विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य का था द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य जी का था द्वैताद्वैतवाद, और वल्लभाचार्य जी का था शुद्धाद्वैतवाद। इसके अलावा देखिए शंकराचार्य जी का भी एक विचार था। शंकराचार्य जी का जो मत है, देखिए साथियों, इनका है विशुद्ध अद्वैतवाद या विशुद्ध अद्वैतवाद।
विशुद्ध अद्वैतवाद जो मत है वह है शंकराचार्य का, तो इन्हें भी हमें याद रखना है। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वल्लभाचार्य का क्या मत है, शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, इसके अलावा माधवाचार्य का द्वैतवाद और रामानुज का विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है साथियों, तो ये हमें अच्छे से याद करने हैं, हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण होंगे। चलिए साथियों आगे देखते हैं। दीवाने कोही किस प्रकार का विभाग था। देखिए दीवान कोही के बारे में पूछा गया, यानी कि यह दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, दीवाने कोही के बारे में पूछा गया, तो देख लेते हैं ये किस प्रकार का विभाग था। तो यह था कृषि विभाग। जी हाँ दोस्तों, कृषि विभाग था। इसके अलावा दास विभाग, सैन्य विभाग और राजस्व विभाग, यह भी अलग अलग विभाग है, हम उनकी बात करेंगे। जो कृषि विभाग दीवाने कोही है उसकी जो स्थापना है, ये कृषि विभाग कौन खुलवाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा यह विभाग की स्थापना की जाती है। चलिए साथियों आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए दास विभाग, सबसे पहले हमने देखा था दास विभाग, और दास विभाग दीवान ए बंदगान नाम से जाना जाता है, जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था दास विभाग। देखिए फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत ज्यादा शौक था, और फिरोज शाह तुगलक के समय दासों की जो संख्या है वह 1,80,000 के आसपास थी। 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय दास थे, और इन दासों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आगे चलकर राज्य पे वित्तीय बोझ बन गए थे ये दास, और धीरे धीरे निरंकुश होते गए, और बाद में इन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और इसी वजह से आगे चलकर तुगलक वंश का पतन का जो कारणों में एक कारण यह भी माना जाता है कि दासों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी और वह निरंकुश हो गए थे, राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गए थे। ठीक है साथियों, तो फिरोज शाह तुगलक, और इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने बहुत से निर्माण कार्य भी करवाए हैं। हिसार फिरोजा नामक, जौनपुर नामक नगर बसाया था, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, ये नगरों की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाई थी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा कृषि विभाग, तो कृषि विभाग है दीवान ए कोही, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो अपनी अलग अलग प्रकार की योजनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी सारी जो योजनाएं हैं वह विफल होती गई दोस्तों। चाहे वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाना हो, चाहे वो दिल्ली से दौलताबाद यानी कि या हम कह सकते हैं देवगिरी राजधानी परिवर्तन का जो भी इसकी योजनाएं थी सारी असफल हुई। और दीवाने कोही की जो इसने स्थापना है कृषि यानी कि जो कृषि क्षेत्र में विकास के लिए इसने इसकी स्थापना की थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान की संज्ञा भी दी जाती है। एनफ्लिस्टन महोदय बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल सुल्तान थे या फिर इनमें कुछ विरोधी तत्वों का मिश्रण था, ऐसी ऐसी बात की जाती है इनके बारे में। परिस्थितियां कुछ ऐसी रही जिस वजह से इनकी जो योजनाएं हैं वह सफल नहीं हो पाई। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं हम सैन्य विभाग। सैन्य विभाग है दीवान ए अर्ज, और सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज है जिसकी स्थापना बलबन ने की थी। देखिए दोस्तों, जो बलबन है वह लोह और रक्त की नीति का पालन करता था, यानी कि बहुत ही कट्टर शासक था ये। और बलबन ने तुर्कान ए चिहलगामी का नाश किया था। देखिए दोस्तों, तुर्कान ए चिहलगानी देखिए तुर्कान ए चिहलगानी जो है ये एक 40 गुलामों का एक दल था। तुर्कान ए चिहलगानी 40 गुलामों का एक दल था जो कि इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था, और इसी में बलबन भी इसी दल का एक सदस्य था, और बलबन ने ही इस दल का नाश किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तुर्कान ए चिहलगानी जो दल है इसका जो विनाश किसने किया था, तो बलबन ने किया था, और बलबन ने ही अपनी सैन्य संगठन के लिए दीवान ए अर्ज नामक विभाग की स्थापना की थी। लोह और रक्त की नीति का ये पालन करता था। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं राजस्व विभाग। तो दीवान ए मुख्तकराज कहलाता था राजस्व विभाग, जो जिसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जो बकाया राजस्व वसूली करने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था। जी हाँ दोस्तों, हजारा राम मंदिर किसने बनवाया था, हम देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वह होगा कृष्णदेवराय, और यह है आपके सामने हजारा राम मंदिर, जो कि अपनी भव्यता के लिए पूरे भारत में, पूरे विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर माना जाता है, जो कि विष्णु को समर्पित है। साथियों, विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, यह भी हमें याद रखना है, विष्णु को समर्पित है। और राजाराज प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और सूर्य वर्मा द्वितीय, इन्होंने भी, यह भी बहुत बड़े निर्माता थे, इन्होंने भी मंदिरों का निर्माण कराया था। जैसे कि राजराज प्रथम ने वृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन, इन्हें हम आगे चलकर व्याख्या में देखते हैं साथियों। चलिए देखिए, राजराज प्रथम यह एक चोल शासक था, और वृहदेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था, जो कि तमिलनाडु के तंजौर में है। ये मंदिर शिव को समर्पित है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने देखा था नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव शासक था, और कैलाशनाथ मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था, कैलाशनाथ मंदिर का, तमिलनाडु के कांचीपुरम के अंदर, और यह मंदिर भी साथियों शिव को समर्पित था।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। जी हाँ दोस्तों, जो बाबर है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी या फिर हम उसे कहते हैं बाबरनामा, बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को सर्वश्रेष्ठ शासक बताया उस समय का। ठीक है साथियों, तो इससे हमें पता चलता है कि कृष्णदेव राय जो है वह एक साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक था, विजयनगर साम्राज्य का। इसके अलावा अमुक्तमाल्यद की रचना की। जी हाँ, तेलुगु भाषा के अंदर अमुक्तमाल्यद नामक महाकाव्य की रचना की थी कृष्णदेव राय ने। ठीक है साथियों, तेलुगु का ये महाकवि माने जाते हैं इन्हें। चलिए, सूर्यवर्मा द्वितीय अंकोरवाट मंदिर का निर्माण कराया था, और अंकोरवाट मंदिर भी विष्णु को समर्पित है। ठीक है, जो कि कंबोडिया में, यानी कि हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर यह मंदिर है अंकोरवाट में। ठीक है, और ये सूर्यवर्मा वाला प्रश्न इससे पहले भी रीट लेवल सेकंड के अंदर दोस्तों पूछा जा चुका है एक बार, तो आपको अच्छे से इन सभी को अच्छे से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन में हमारे हैं ज्योतिबा फूले, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और राजा राममोहन राय। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं क्या होता है। तो इसका सही आंसर है साथियों ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने 1872 के अंदर इस पुस्तक की, गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने महिला शिक्षा को लेकर, जी हाँ दोस्तों, महिला शिक्षा को लेकर ज्योतिबा फूले ने बहुत प्रयास किए थे। इसके अलावा बाल विवाह और ये विधवा विवाह के लिए भी इन्होंने खूब प्रयास किए, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। चलिए आगे हम देखते हैं इसके व्याख्या के अंदर जो बाकी हैं इनको देखते हैं। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी। इसके अलावा हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है वह है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो यह पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक से हमें जवाहरलाल नेहरू के जो राष्ट्रवादी सिद्धांत है, राष्ट्रवादी सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। भारत माता की जो परिभाषा है, जो परिभाषा इन्होंने अपनी इस पुस्तक में दी है, वह आपको पढ़नी चाहिए। बहुत ही शानदार परिभाषा भारत माता की इस पुस्तक में हमें मिलती है, तो यह पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, केसरी और मराठा नामक पत्रिकाएं भी चलाई थी। केसरी जो है यह मराठी भाषा की है और जो मराठा है वह इंग्लिश भाषा की। इसके अलावा द आर्किटिक होम इन द वेदास करके भी इनकी एक पुस्तक है, जिसमें वे आर्यों का जो मूल स्थान है वह उत्तरी ध्रुव मानते हैं। चलिए नेक्स्ट है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित हमें करना है। इसमें एक तरफ है विद्रोही स्थल और एक तरफ है नेतृत्वकर्ता। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति की बात यहाँ हो रही है और यहाँ कुछ स्थल दिए गए हैं जहां पर विद्रोह था और उन विद्रोह का नेतृत्वकर्ता इस तरफ दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है सी और इसका हम मिलान यही कर देते हैं। देखिए दिल्ली के अंदर नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बख्त खां। ठीक है, इसके अलावा कानपुर के अंदर नाना साहब थे और फैजाबाद के अंदर थे मौलवी अहमदुल्ला और बरेली के अंदर थे साथियों खान बहादुर खां। तो ये विद्रोह स्थल और नेतृत्वकर्ता के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जिसकी हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए लखनऊ के अंदर कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? तो लखनऊ के अंदर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल। इसके अलावा जगदीशपुर जो कि बिहार में है, कुंवर सिंह यहाँ पर नेतृत्व करता थे। झांसी के अंदर लक्ष्मीबाई आप सब जानते हैं और इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। देखिए, और यह आपके सामने झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई। आपने पोएम तो सुनी ही होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और इस पोएम की रचना किसने की थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पोएम की रचना की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध के समय किस नेता की लाहौर में लाठियों के प्रहार से मृत्यु हुई? जी हां दोस्तों, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी बोलते हैं और इसका विरोध हुआ था। जी हां दोस्तों, तो इसमें लाठियों के प्रहार से किसकी मृत्यु हुई थी? तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो लाठियों के प्रहार हमारे पास है जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। जी हां दोस्तों, लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध के कारण लाठियों का प्रहार इनको झेलना पड़ा और उनसे इनकी मृत्यु भी हो गई। और लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत की एक एक कील साबित होगा। जी हां दोस्तों, और आगे चलकर होता भी वैसा ही है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए साइमन कमीशन 1928 में बंबई आया था। देखिए साइमन कमीशन का जो महत्वपूर्ण काम था वो यही था कि जो 1919 में जो एक्ट जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, उस एक्ट की समीक्षा करने के लिए आया था। लेकिन नियमानुसार हर 10 वर्ष में समीक्षा होती थी, लेकिन 1919 के बाद यह समीक्षा 1929 के अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन यह जो साइमन कमीशन है ये 1927 के अंदर यानी कि 2 साल पहले ही यह साइमन कमीशन गठित हो जाता है। और इसका विरोध होने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो यह था कि इसमें जो 7 सदस्य साइमन कमीशन जो आया था,
सर जॉन साइमन के नाम पर इसे साइमन कमीशन कहा गया। ये सातों के सातों सदस्य ब्रिटिश थे, यानी कि श्वेत थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो एक भी इसमें भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। चलिए देखिए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसी चरण में प्रमुख युवा राष्ट्रवादी के रूप में उभरे थे। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू युवा राष्ट्रवादी के रूप में उभरे थे। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू को भी लाठियां खानी पड़ी थी, ठीक है, विरोध के चलते। और मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। जी हाँ दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट जो है यह प्रथम प्रयास था भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का, जो पहला प्रयास माना जाता है वह था 1928 की, जो अगस्त 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट थी इसे ही। और इसमें कुछ हमें स्वायत्त शासन की, केंद्रीय स्वायत्तता की बात की गई है और केंद्रों और प्रांतों को स्वायत्त शासन देने की भी बात की गई है। तो मोतीलाल जो नेहरू है उन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है साथियों, तो ये हमें याद रखना है। और हमारे सामने है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और ये है मोतीलाल नेहरू। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर तेज भारतीय राष्ट्र के प्रति इनके प्रेम को आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। जी हाँ दोस्तों, स्थानीय स्वशासन में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले थे तो लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था और इन्हीं के समय, लॉर्ड रिपन के ही समय प्रथम फैक्ट्री अधिनियम यानी कि प्रथम कारखाना अधिनियम भी लागू होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम व्याख्या में देखते हैं। देखिए, लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, 1829 की बात है। इसके अलावा देखिए ठगी प्रथा की बात है 1830 की। इसके अलावा 1835 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण काम थे लॉर्ड बेंटिंग द्वारा। सती प्रथा पर रोक लगाई गई, ठगी प्रथा पर रोक लगाई गई और 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई थी लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग द्वारा यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय, इन्हीं के समय अकाल आयोग भी आता है जो कि 1899 से 1900 के बीच दोस्तों, 1899 से जो 1900 के बीच जो दुर्भिक्ष पड़ा था, 1899 से 1900 के मध्य जो दुर्भिक्ष पड़ा था, जो सूखा पड़ा था, उसकी ही जांच के लिए अकाल आयोग का भी गठन किया गया था लॉर्ड कर्जन के काल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा फ्रेजर कमीशन भी नियुक्त होता है जो कि पुलिस प्रशासन की देखरेख के लिए नियुक्त किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रथम कारखाना अधिनियम, इस अधिनियम के अंदर महिलाओं, बच्चों, श्रमिकों के लिए कुछ नियम कानून तय किए गए थे, उनके कार्यों के घंटों में परिवर्तन किया गया था, तो कारखाना अधिनियम लाया गया था। इसके साथ ही जो नेक्स्ट कारखाना अधिनियम है वह 1891 के अंदर आता है, 1891 के अंदर, जो कि लैंसडाउन के समय में आता है। ठीक है साथियों, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। तो दोस्तों हमें बताना है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जो कि राजस्थान में भागवत संप्रदाय की प्राचीनता की पुष्टि करता है। तो यहाँ हमारे पास है बिजोली अभिलेख, राज प्रशस्ति, घोसुंडी अभिलेख और मानमोरी अभिलेख। चलिए तो हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है घोसुंडी अभिलेख। और दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह आरएस मेंस में भी एक बार पूछा गया है, आरएस के अंदर यह प्रश्न आया हुआ है, तो आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद हम इसकी व्याख्या में देखते हैं। देखिए बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख भीलवाड़ा में हमें मिलता है। चौहान, इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है कि बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इसके अलावा बिजोलिया अभिलेख के अंदर हमें कुछ प्राचीन नाम भी मिलते हैं, जैसे कि जालोर का प्राचीन नाम हमें मिलता है। देखिए जालोर का हमें इसमें प्राचीन नाम मिलेगा जाबालीपुर। ठीक है साथियों, और इसके अलावा देखिए हमें सांभर का शाकंभरी नाम मिलता है, शाकंभरी नाम मिलता है सांभर का। भीनमाल, श्रीमाल, ये कुछ प्राचीन जो नाम है हमें बिजोलिया अभिलेख में ही हमें देखने को मिलते हैं। राज प्रशस्ति राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन करती है। राज प्रशस्ति जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है, जो कि राजसमंद झील में नौचौकी की पाल पर यह स्थित है। 25 काली शिलाओं पर राज प्रशस्ति को उत्कीर्ण किया गया है और इसका रचना की थी रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा, इसकी रचना की गई थी। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख दोस्तों प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, जैसे कि हमने अभी बात की। चलिए अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी इसमें हमें जानकारी मिलती है। अश्वमेध
यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ के बारे में घोसुंडी अभिलेख में जानकारी मिलती है। गजवंश का सर्वतात जो है वह अश्वमेघ यज्ञ करता है, ऐसी बात इस घोसुंडी अभिलेख में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट है मानमोरी अभिलेख। मानमोरी अभिलेख चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील के निकट है और साथियों ऐसा माना जाता है कि यह जो कर्नल जेम्स टोड है इसे इंग्लैंड ले जा रहे थे और जाते समय रास्ते में इसे समुद्र में फेंक दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, गुलाबी गणगौर। अब कुछ दोस्त तो पहले ही अनुमान लगाने लग गए होंगे कि गुलाबी गणगौर और यहां पर है हमारे सामने गुलाबी पिंक सिटी, लेकिन दोस्तों इसका आंसर गुलाबी गणगौर का आंसर पिंक सिटी नहीं होगा, इसका आंसर होगा राजसमंद। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा राजसमंद। इसके अलावा गणगौर से ही संबंधित कुछ अन्य स्थल जैसे जैसलमेर, उदयपुर और जयपुर भी है, हम देखते हैं इसकी व्याख्या के अंदर। देखिए जैसलमेर में बिना ईसर की गणगौर महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिना ईसर की, हम गणगौर में शिव पार्वती के रूप की पूजा होती है, तो यहाँ बिना ईसर की गणगौर जो है वह चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, जैसलमेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। चलिए राजसमंद की गुलाबी गणगौर जिसकी हमने बात की, जो कि चैत्र शुक्ल पंचमी की है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखनी है, तिथि ही पूछी जाती है, डायरेक्ट तिथि ही पूछ ली जाती है, तो हमें यह याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने उदयपुर से घींगा गणगौर कब आती है? तो वैशाख कृष्ण तृतीया के अंदर आती है। उदयपुर और जोधपुर ये दो में फेमस है, उदयपुर और जोधपुर में घींगा गणगौर प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है साथियों, और जयपुर की जो गणगौर की सवारी है वह तो सर्व प्रसिद्ध मानी ही जाती है, जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया के अंदर आती है। ठीक है साथियों, और जो गणगौर है, गणगौर त्योहार में भी इसी त्योहार में सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक गीत किस त्योहार में गाए जाते हैं, तो गणगौर के अंदर ही गाए जाते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं, शीतलाष्टमी मनाई जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कि शीतला अष्टमी यानी कि बासेड़ा। हमारे राजस्थान के दोस्त तो जो राजस्थान के हैं वह बासेड़ा को तो अच्छे से जानते ही होंगे। बासेड़ा जिस दिन हम ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है साथियों, और जो मंदिर है वह चाकसू गांव के अंदर है। चाकसू गांव में शील की डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था जयपुर के नरेश माधो सिंह जी ने। ठीक है साथियों, और चेचक की देवी इन्हें कहते हैं। इसके अलावा इनके मंदिर में जो पुजारी होता है, साथियों वो कौन सी जाति का होता है? तो वह होता है कुम्हार जाति का होता है। चलिए इसके अलावा इनका वाहन क्या है? इनके वाहन की अगर हम बात करें तो इनका वाहन है गधा वाहन है। और इसी दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी वाले दिन ही लूणियावास के अंदर गधों का मेला लगता है। ठीक है, और इनका वाहन भी है गधा, पुजारी है कुम्हार, चेचक की देवी इन्हें कहा जाता है। मंदिर चाकसू गांव में है शील की डूंगरी पर, और शीतलाष्टमी को बासेड़ा भी कहते हैं। इसके अलावा जो शीतला माता है इनकी खंडित अवतार की पूजा की जाती है, खंडित रूप में इनकी पूजा की जाती है, ये बात भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है वैशाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज या इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। दोस्तों इस दिन बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस दिन ऐसा माना जाता है कि अबूझ सावा होता है इस दिन, इस वजह से बाल विवाह बहुत ही ज्यादा होते हैं, जो कि दोस्तों बाल विवाह समाज में एक अच्छी प्रथा नहीं मानी जाती है। अगर आपको याद हो तो पायल जांगिड़, जी हाँ दोस्तों पायल जांगिड़ बाल विवाह और बाल श्रम के विरोध में जिसने आवाज बुलंद की थी, अपनी मात्र 17 वर्षीय बालिका पायल जांगिड़ जो कि अलवर से अपना संबंध रखती है, उन्होंने बाल विवाह के प्रति आवाज बुलंद की थी, और इसी कार्य के लिए उन्हें बिल एंड मेलिंडा गेट्स की तरफ से चेंज मेकर अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो अक्षय तृतीया में क्या होता है? अक्षय तृतीया में अबूझ सावे होते हैं, बहुत से बाल विवाह होते हैं, और इसी दिन बीकानेर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे, ज्यादा इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट है चैत्र शुक्ल अष्टमी, केला देवी का मेला आता है चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन, और मंदिर केला देवी का है करौली में, त्रिकूट पर्वत पर इनका मंदिर है। लंगूरिया नृत्य किया जाता है इनके मंदिर में, जो कि इनके मेले का जो सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र होता है वह होता है लंगूरिया नृत्य। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा प्रश्न, राजपुताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, राजपुताना का अबुल फजल कौन था? तो अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल था, जिसने अकबरनामा की रचना की थी, और अकबरनामा का जो तीसरा भाग है आईन अकबरी को भी लिखा था, तो अबुल फजल। और इसके अंदर देखिए हम देखते हैं कि राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास है सूर्यमल मिश्रण, कर्नल जेम्स टोड, मुहणोत नैणसी और है केसरी सिंह बाराहट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुहणोत नैणसी को ही राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। और इन्हें अबुल फजल किसने कहा था? तो अबुल फजल इन्हें कहा था मुंशी देवी प्रसाद जी ने।
मुंशी देवी प्रसाद। याद रखना दोस्तों, मुंशी देवी प्रसाद ने ही मुनोद नैणसी को राजस्थान के अबुल फजल की संज्ञा दी थी। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी इसमें व्याख्या में। जो हमने सबसे पहले देखा था सूर्यमल मिश्रण, तो सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना की थी। इसके अलावा देखिए सती रासो की भी रचना की। इसके अलावा वीर सतसई, यह भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी। ठीक है साथियों, तो यह भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने आप सभी जानते होंगे एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी थी। इसके अलावा मुनोद नैणसी ख्यात मारवाड़ परांगनारी विगत। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ परांगनारी विगत, ये जो विगत शब्द है ये विगत साहित्य है दोस्तों। विगत साहित्य के अंदर किसी भी रियासत से संबंधित हमें उसके सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो मारवाड़ी परांगनारी विगत। इसके अलावा केसरी सिंह बारठ द्वारा चेतावनीराज चुंडकिया लिखी गई थी दोस्तों। दरअसल इसके लिखे जाने का एक कारण था। देखिए ये 13 सोरठों में लिखी गई है, 13 सोरठों में लिखी गई है, यानी कि 13 दोहों में लिखी गई है। केसरी सिंह बारठ द्वारा लिखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारण ये था कि जो फतेह सिंह थे, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जो करजन द्वारा जो दिल्ली में दरबार लगाया जा रहा था, करजन द्वारा 1903 की बात है ये, तो करजन द्वारा जो दिल्ली दरबार लगाया जा रहा था उसमें जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारहट ने चेतावनीराज चुंडकिया की रचना की थी और इसी वजह से यह बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। 13 सोरठ में और डिंगल भाषा की यह है, यह भी आपको याद रखना है, डिंगल शैली में लिखी गई है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा प्रश्न। निम्न में से किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन तथा फयाज अली को जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है मेवाड़ चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली और किशनगढ़ चित्रशैली। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते भी होंगे। यहाँ बात हो रही है अपने भारत की मोनालिसा की, तो देखिए इसका जो सही आंसर है किशनगढ़ चित्रशैली। तो किशनगढ़ चित्रशैली को जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वह फयाज अली और एरिक डिकिंसन को जाता है। आपके सामने है दोस्तों बनी ठनी, ये बनी ठनी, और इस पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। देखिए आप देख सकते हैं 20 पैसे का ये डाक टिकट है जो कि 1973 में इस पर जारी हुआ था। जी हाँ, 5 मई 1973 के अंदर किशनगढ़ शैली पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। ठीक है साथियों, और आगे हम ये और जो महत्वपूर्ण शैली है इसे व्याख्या में देखते हैं। देखिए मेवाड़ चित्रशैली जो महाराणा जगत सिंह प्रथम है, जो इसका जो स्वर्ण काल है वह महाराणा जगत सिंह के प्रथम के समय का माना जाता है और इन्हीं के समय चित्तेरोरी ओवरी की भी स्थापना हुई थी। चित्तेरोरी ओवरी यानी कि तस्वीरारो कारखानों, इसे हिंदी में बोलते हैं, तस्वीरारो कारखानों की भी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट है नाथद्वारा चित्रशैली। नाथद्वारा चित्रशैली का जो सर्वाधिक विकास है वह राज सिंह के समय हुआ था और पिछवाई कला बहुत प्रसिद्ध है नाथद्वारा चित्रशैली की। पिछवाई यानी कि पीछे की तरफ जो कला की जाती है बैकग्राउंड में, वह ही पिछवाई कला कहलाती है किसी भी मंदिर में। और बाल कृष्ण के जो बाल रूप को इसमें दिखाया जाता था। ठीक है दोस्तों, नाथद्वारा चित्रशैली के अंदर। इसके बाद है बूंदी चित्रशैली। तो बूंदी चित्रशैली पक्षियों पर सर्वाधिक चित्र बने हैं बूंदी चित्रशैली के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। और सुरजनहाड़ा के समय सर्वाधिक चित्र बने थे इसमें। ठीक है साथियों, किशनगढ़ चित्रशैली की हमने बात की। जो स्वर्ण काल है वह महाराजा सामंत सिंह के समय, सामंत सिंह जिसे नागरीदास भी कहा जाता है। इसके अलावा चित्रकार महत्वपूर्ण चित्रकार है मोरध्वज निहाल चंद को महत्वपूर्ण चित्रकार माना जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं हम। जैसलमेर की पटुओं की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, जैसलमेर की पटुओं की हवेली की यहाँ बात हो रही है, तो इसमें हम देखते हैं अपनी विशालता के कारण, हवेली के बाहरी छज्जों के कारण, पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण और विशाल प्रांगण के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा आंसर सी, यानी कि पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण ही सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है ये जैसलमेर की पटुओं की हवेली। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देखते हैं। देखिए पटुओं की हवेली 5 छोटी हवेलियों का समूह है। जी हाँ दोस्तों, ये 5 छोटी हवेलियों का समूह है जिसका निर्माण करवाया था गुमानचंद पटवा जो कि एक धनी व्यापारी था। उसने अपने 5 बेटों के लिए, गुमानचंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए पटुओं की हवेली बनाई थी जो कि 5 छोटी छोटी हवेलियों का ही समूह था। ठीक है साथियों, और ऐसा बताया जाता है कि इसको निर्माण में लगभग 50 वर्ष लगे थे। चलिए, पीले बलुआ पत्थर से यह निर्मित है और पत्थर की जालियों में बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि हमने अभी देखा था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ कितनी सुंदर है ये इमारत। पटुओं की हवेली आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीले पत्थरों से निर्मित है और इसके अलावा जो इसमें जो बारीक कटाई की गई है वह भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हवाला शिल्पग्राम कहां पर स्थित है? हवाला शिल्पग्राम कहां पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा
उदयपुर। देखिए साथियों, शिल्पग्राम क्या होते हैं? शिल्पग्राम यानी कि हस्तकला को प्रमोट करने के लिए, यानी कि हस्तकला को प्रमोट करने के लिए जो शिल्पग्रामों की स्थापना की जाती है। यहाँ पर हस्त निर्मित जो वस्तुएं होती है, देखिए हस्तकला क्या होती है? हाथों द्वारा निर्मित जो कलात्मक वस्तुएं होती है, हाथों द्वारा निर्मित कलात्मक वस्तुओं को ही हस्तकला कहा जाता है। और हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए ही शिल्पग्रामों की स्थापना की गई है। ठीक है साथियों, जैसे कि जयपुर के अंदर हम देखते हैं जवाहर कला केंद्र, इसके अलावा जोधपुर के अंदर पाल शिल्पग्राम हम देखते हैं, अजमेर के अंदर पुष्कर शिल्पग्राम हम देखते हैं, और उदयपुर के अंदर हमने अभी देखा हवाला शिल्पग्राम। तो हस्तकला की वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए ही शिल्पग्रामों की स्थापना की जाती है, ये हमें याद रखना है। चलिए अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण शिल्पग्राम, जैसे कि जवाहर कला केंद्र जयपुर हमने अभी बात की, और पाल शिल्पग्राम जोधपुर में है, और पुष्कर शिल्पग्राम अजमेर के अंदर है। इसके अलावा राम सिंहपुरा शिल्पग्राम सवाई माधोपुर के अंदर है। ये दोस्तों पूछ लिए जाते हैं, वन लाइन क्वेश्चन के अंदर अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक एक को अच्छे से देखना है, याद करना है। ठीक है, और ये आपके सामने जैसे जेके के जवाहर कला केंद्र है। यहाँ पर हर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है, हाथों से निर्मित वस्तुओं को बेचा जाता है साथियों। इसके साथ ही यह है शिल्पग्राम, पुष्कर शिल्पग्राम है आपके सामने, और यहाँ पर आपके सामने हवाला शिल्पग्राम है, तो आप देख सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से कब संपन्न हुआ था? तो आपके सामने 4 डेट है, 18 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को, 15 मई 1949 को, और नवंबर 1956 को। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर है नवंबर 1956। ठीक है साथियों, देखिए 18 मार्च 1948 में क्या होता है? हमने पहला जो हमारा ऑप्शन था वह था 18 मार्च 1948। तो यह जो हमारे राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण माना जाता है, जिसमें मत्स्य संघ का निर्माण होता है। मत्स्य संघ जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और देखिए अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये चार रियासत जोड़ी जाती है इसमें मत्स्य संघ में। इसके अलावा एक नीमराना ठिकाने को भी ऐड किया जाता है मत्स्य संघ में, और इसकी जो राजधानी होती है वह है अलवर। ठीक है, जो हमने दूसरा ऑप्शन लिया था वह था 30 मार्च 1949, जो कि चतुर्थ चरण था, राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण था, जिसे वृहत राजस्थान भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी थी जयपुर। ठीक है साथियों, तीसरा ऑप्शन लिया था हमने 15 मई 1949 में, जो कि 5वां चरण माना जाता है एकीकरण का, संयुक्त वृहत राजस्थान जिसे कहते हैं, और राज प्रमुख इस समय थे मानसिंह। ठीक है साथियों, और नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन था वह था 1 नवंबर 1956, यह 7वां चरण यानी कि अंतिम चरण, अंतिम रूप से। और वर्तमान जो राजस्थान है ये अंतिम चरण था राजस्थान के एकीकरण का। और इसके जो राज्यपाल है, देखिए दोस्तों राज्यपाल यहाँ अब यहाँ पर राज प्रमुख का जो पद है, राज प्रमुख का पद समाप्त हो चुका था और राज्यपाल का पद बना, और गुरमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बने। ठीक है साथियों, तो यह था हमारा अंतिम प्रश्न। तो इस प्रकार आज आप रूबरू हुए ऐसे 20 प्रश्नों से, जो कि आपकी तैयारी को दोस्तों बहुत ही मजबूत करेंगे। तो साथियों ऐसे ही बने रहिए परिष्कार के साथ, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।